अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, कभी आप गौर फरमाएं तो आपको पता चलता है कि ख़ानदानों में रंजिश, रकाबत, चपकलश, दुश्मनी, इन सब की वजह किसी न किसी अंदाज में हमारे मखसूस बाज़ बुनियादी किस्म के रवैयों में खराबियाँ होती हैं। उन्हीं खराबियों पर बात करने के लिए हम अक्सर व बेशतर दावत देते हैं एक ही खानदान के चंद अफराद को, कर्नल साहब विद हिज फैमिली। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपके प्रोग्राम में आने से जरा दिमाग हल्का हो जाता है और हमारी जेब हल्की हो जाती है आपके साला साहब का खाना पूरा करते हुए। तौबा। आपको मैंने पहले दिन ही कहा था, जब आपने पहले शो पे बुलाया था तो मैंने आपको कहा था कि खाने पीने का कोई इधर जिक्र भी ना होने दीजिए। तो आप ये अब खुद लाड कर रहे हैं तो फिर भुगतिए। बहरहाल जुनैद साहब, बहुत खुशी होती है और वाकई दिमाग हल्का हो जाता है यहाँ आके अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके। प्रॉब्लम्स हैं क्या, कभी इनको आइडेंटिफाई तो करें। प्रॉब्लम्स वही जो अभी आपने तौरफी कलमात में कहे हैं, छोटी छोटी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिससे बड़े बड़े वाकयात जन्म ले लेते हैं, बड़ी बड़ी टेंशन्स क्रिएट होती हैं। जुनैद साहब, वैसे मैंने मसले को कभी मसला समझे, कभी इधर कभी इधर, शिकार एडवेंचर। ये तो इसकी खूबी है, कमाल आदमी है ये। मोहल्ले में आग लग जाए, फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही बिल्डिंग में घुस जाएगा। किसी के घर से सांप निकल आए, वो चिमटा सोटी ढूंढने से पहले ही हाथ से पकड़ लेगा सांप। कल से प्रॉब्लम तो है ना, आग बुझाने के बाद भी ये अंदर ही रहते हैं। लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, हमें भी धुआं निकल गया। मैं जुनैद साहब सीरियसली आपको ये बात बताऊं कि हम लोग अगर अपनी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अपने दिल में ही हल कर लें, बजाय मुंह से बाहर निकालने के दिल में ही इसका कोई सलूशन ढूंढ लें, तो वो मेरा ख्याल है कि खत्म हो जाती। आपकी अहलिया मोहतरमा बता रही थी कि नए तनाज़े की वजह आपकी हमशीरा मोहतरमा का घर में आना और फिर क़याम करना है। आप ये देखिए जुनैद साहब के गुड्डो तो मेरा ख्याल है कितनी देर बाद आई है गुड्डो? 15 दिन बाद भाईजान, 15 दिन हो गए और 7 दिन रहेंगी। मतलब एक मिनट ठहरो, पहली बात तो खत्म हो लेने दो। जुनैद साहब 15 दिन के बाद आती है, हालांकि मेरा ख्याल है 2 गलियां छोड़ के घर है इसका। 15 दिन के बाद अगर आके ये भाई को मिल लेती है तो इसमें क्या गुनाह है? लेकिन वो बता रही है कि 15 दिन बाद आती हैं, 6-7 दिन रहती है, तो अपने घर तो फिर 6 दिन ही रही ना। नहीं तो मगर जुनैद साहब, जब 15 दिन के बाद अपने सगे भाई के घर आएगी तो क्या शाम को चली जाएगी? तो और क्या, उसे कुछ तो ठहरना चाहिए ना। मौसूफ अब्दुल सलाम साहब जो मौसूफा के भाई हैं, सारी जिंदगी से इधर हैं, और मेरा ख्याल है कि सिर्फ अकेला खर्चा मैं गिनाऊं ना 4 पाइयों का जो इन्होंने लेट लेट के तोड़ी हुई हैं, तो उससे एक अच्छा भला 5 मरले का मकान आ जाता है। भाईजान 4 पहिए कहाँ मैंने तोड़ी है, मैं तो सोता ही जमीन पर हूँ। वो इसलिए कि 3 महीने पहले जो आखिरी 4 पाई तुमने तोड़ी थी, उसके बाद मैंने तुम्हें खरीद के नहीं दी, मजबूरन तुम्हें जमीन पे सोना पड़ रहा है। मगर जुनैद साहब, सच्ची बात यह है कि मैं कभी भी इसका एतराज नहीं करता, मैं इसको भी अपना छोटा भाई समझता हूँ। बस यही बात मुझे आपके घर से जाने नहीं देती, मेरे पाँव की जंजीर बन जाती। ये मुझे पहले पता हो तो मैं कभी भी ये फिक्रा मुंह से नहीं निकालता। ये जो तुम्हारी जंजीर बन जाती है ना, मैं थोड़े मार मार के तोड़ दूं इस जंजीर को। डैडी 24 घंटे आप मामू के पीछे पड़े रहते हैं। पिंकी, बाबा के सामने नहीं बोलना। कोई बात नहीं बेटे, वो अभी उसे कितने साल हुए हैं यहाँ आए हुए? अभी 1.5 साल तो हुआ है, ब्याह की आई है। इंशाल्लाह और 3 महीने बाद ये खुद बोला करेगी मामू के आगे। जरूरत है मेरे भाई के सामने कोई बोले। भाई को भी समझाओ कि होश के नाखून ले, बात वो किया करे जो करने वाली होती है। जुनैद साहब, गुड्डो का आपको मैं बता रहा था, बहन है छोटी और बेचारी कभी कभी आ जाती है। आप यकीन मानिए जो रूटीन के काम है ना, मतलब गोश्त पहले भी आता है, जब ये आ जाए तो गोश्त लेके आऊं तो लाजमन आवाज कसती है। बहन आ गई है तो गोश्त लेके आ रहे हैं, फ्रूट लेके आऊं पहले भी आता है। बहन आई हुई है तो फ्रूट भी याद आ गया, भाई पहले नहीं आता इस घर में फ्रूट। क्यों तुम तानाजानी कर रहे हो? बताएं जी, बताएं, इसका जवाब दें जरा। ये भी बताइए ना कि हमारे लिए कौन से फल लाते हैं। आधा किलो बेर ले आए, 2 किलो गंडेरियां ले आए, ज्यादा से ज्यादा गांव गए तो 2 दुआने ले आए।
اور بہن آئے انور لٹور، آم آ رہے ہیں، چیری آ رہی ہے، اچھا۔ سٹرابری آ رہی ہے، اچھا۔ بہن کو خون کی کمی ہو گئی ہے۔ اپنی یہ بھی پھل مارکیٹ میں آئے ہوئے۔ جی جی یہ بھی پھل ہیں، اور یہ زہر میں ڈبو کے کھائیں نا تو بہت مزہ آتا ہے۔ میں نہ کرنا زہر تھوڑا سا لگا لو تو حیضہ نہیں ہوتا۔ بھائی جان اب میرے اس گھر میں پھل بھی گنے جائیں گے۔ جنید صاحب انتہائی دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ ہمارے معاشرے میں میاں بیوی ایک دوسرے کے رشتہ داروں کو برداشت ہے، یہ پتہ نہیں کیا سیاپا ہے ہم لوگوں کو۔ اور کوئی دوسرے محلے والے یا اور کوئی لوگ اگر مہمان یار دوست آ جائیں تو کبھی موصوفہ نے مائنڈ نہیں کیا، ماشاءاللہ بڑی مہمانداری کرتی ہے، بڑی اچھی میزبان ہے، بڑا خاطر خدمت کرتی ہے مہمانوں کی۔ بس میرے حوالے سے میرے خاندان میں سے میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی آیا نہیں، موصوفہ کا موڈ خراب ہوا۔ لیکن کرن صاحب یہ دو طرفہ معاملہ ہے، دیکھیں اگر بیوی اس طرح مائنڈ کرتی ہے نا تو شوہر بھی کام نہیں کرتا، شوہر بھی بیوی کے رشتہ داروں کو برداشت نہیں کرتا۔ دیکھیے یہ ویسے عام معاشرے میں یہی ہے، مگر جنید صاحب میں نے تو ان کا سام برداشت کیا۔ اب دیکھیے تو صحیح، اتنا بڑا تو بچہ ہونا چاہیے، تو عید سے ہمیں قربانی سے کو 3 گھنٹے پہلے گھر لے کے آتے، بزرگ کہہ دیتے ہیں کہ بیٹے نہ لاؤ سنبھالو کہ کیسے۔ بالکل ٹھیک ہے اماں، ماموں کے دوست رات کے 2 بجے تک بیٹھ کے لوڈو کھیلتے ہیں، گھر سے کھانے پینے کی چیزیں آتی ہیں، اس وقت بھی آپ کا غصہ کرنا بنتا ہے۔ اور بھائی کون سی چیزیں آ گئی کھانے پینے والی؟ 1-2 مرتبہ شرفو نے پکوڑے بنا کے بھیج دیے تو اس کے تانے دے گئے مجھے۔ اور جناب صرف پکوڑے ہی نہیں، فنگر فش بھی، چکن نیگٹ بھی۔ یہ ویسے عبدالسلام مجھے بتا رہا تھا کہ جب میرے دوست آتے ہیں میں شرفو کو آواز دیتا ہوں تو شرفو اندر سے آواز بدل کے کہہ رہا ہوتا ہے شرفو گھر نہیں، اس کی نانی مر گئی، گاؤں گیا ہے۔ نہیں یہ جو ڈشیں بتا رہا ہے چکن نگٹس اور فنگر فش، ان ڈشوں کے ساتھ اس کی کوئی شکل ملتی ہے مجھے بتائیے۔ میں نے کوئی ڈیمانڈ کی تھی ان چیزوں کی؟ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ بھائی جان کے لیے بنائی ہیں، انہوں نے نہیں کھائی، ویسے بھی تو رائے گاہ ہی جانی تھی۔ جنید صاحب آپ فنگر فش اور چکن نگٹس تو دفع کریں، رائے گاہ بھی اس کے منہ سے میچ کرتا ہے۔ حد ہو گئی بھائی، اپنے بھائی کے لیے چکن نگٹس، فش فنگر، میں جب سے بھائی جان اس گھر میں آئی مجھے تو نہ کوئی فنگر فش ملی ہے اور نہ کوئی چکن نگٹس ملا ہے۔ باجی آپ نے آتی تو کہہ دیا تھا کہ میں نے داڑھ نکلوائی ہے، تو میں کہاں سے کھلاتی؟ داڑھ دونوں طرف سے نکلوا لی تھی، دیکھیں نا بھائی جان، ادھر سے اگر داڑھ نکلوائی ہے تو ادھر کرسیاں بچھائی ہوئی تھی۔ داڑھ نکلوائی تھی انہوں نے، کوئی اخروٹ یا گنے تو نہیں کھانے تھے نا۔ ہاں بس جنید صاحب بات تو وہی ہے نا کہ کینہ اگر دل میں ہوگا تو پھر اس طرح کی صورتحال بنے گی نا۔ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کبھی بھی اعتراض نہیں ہوا ہے، بے شک یہ جو مرضی نہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک عرصے جب سے آپ ہمارے شو میں آ رہے ہیں موصوف آپ کے گھر ہی ٹکی ہوئے ہیں ایک عرصے میں بھی تو دھیان سے نا جنید صاحب ایک دن مجھے پوچھ رہا ہے بھائی جان یہ قیمے والی جلیبیاں مل جاتی ہیں دیکھو دیکھو۔ اوہو انکل اس میں کون سی بری بات ہے؟ صرف میڈیکل کی فیلڈ میں نہیں تجربے ہونے چاہیے، فوڈ میں بھی ہونے چاہیے۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، کرو فوڈ میں بھی تجربے کرو۔ کسی دن میرا خیال ہے اینٹ کے اوپر مکھن اور جیم لگا کے تو کھاؤ، کھا جائے گا۔ ایک دن مجھے آپ کا سالہ کہہ رہا تھا مجھے ٹوکری لے دو، میں کہا کیا کرو گے؟ کہتا جی میں چکھ کے بتایا کروں گا ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ہیلو جنید بھائی آپ سچ سننا چاہتے ہیں؟ ان کے کھانے پینے پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، اچھا ماشاءاللہ کھائے پیے، ان کے بھائی کا گھر ہے۔ اعتراض مجھے اس بات پہ ہے کہ جب بھی یہ اس گھر میں آتی ہیں یہ میری اور کرنل صاحب کی لڑائی کروا کے چھوڑتی ہیں۔ ہائے ہائے بھائی جان، نہیں وہ کیوں لڑائی کرواتی ہے؟ وہ منہ میں سیٹی رکھ کے آتی ہے گھر میں؟ دیکھیں بھائی خود لڑنا شروع ہو جاتی ہو، خود تمہارا موڈ خراب ہو جاتا ہے، تمہیں تو میرے رشتہ دار دیکھ کے تو پھر سچی بات تو یہ ہے کہ موت پڑ جاتی ہے۔ جنید صاحب آپ یقین مانیے کہ دونوں بہن بھائی ایک دم اکٹھے ہو جاتے اور خسر پتر شروع کر دیتے۔ اب جنید صاحب یہ آپ عبدالسلام کو تو دیکھ ہی چکے ہیں، مل چکے ہیں، اس کی طبیعت سے بھی آگاہ ہو گئے ہیں اور اس کی یہ مکارانہ معصومیت سے بھی آپ آگاہ ہیں۔ اب اس کے ساتھ جب یہ بہن خسر پسر کرتی ہے تو وہ کتنی کو خسر پسر ہوتی ہو۔ بھائی جان آپ ٹھہریے ذرا، مجھے بات کرنے دیجئے۔ جنید بھائی یہ جو میری بھابھی مجھے پھپھے کٹن شو کر رہی ہیں، میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے ایسے کیا کہہ دیا؟
मैं अपने भाई से सिर्फ इतना ही कहती हूँ ना कि भाईजान अपनी आमदन का ख्याल रखा करें, ध्यान से खर्च किया करें। आखिर आपकी आमदनी आपके बुढ़ापे का सहारा है, इसमें कोई बुरी बात है? लगाई ना तीले अगलाने वाली बात। क्यों भाई, पैसा कर्नल साहब का और मेरा है, इन्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरा है कहाँ से आ गया? तुम क्या गैस के चूल्हे ठीक करती हो? डैडी आप जो कुछ भी कमाते रहे मामा के नसीबों के कमाते रहे हैं ना। बेटा बात ये है कि अगर जब बात उलझ जाती है तो फिर सारी बातें मुंह से निकलती हैं। मैं खुद कहता हूं कि मेरा जो भी है, जितना भी है, वो मेरे बच्चों का, मेरी बीवी के नसीबों का है। मगर बीवी ये भी तो सोचे कि मेरे नसीब में सिर्फ झगड़ा ही ना हो, लड़ाई ना हो, मेरे भी बहन भाई आए तो इसका मूड ठीक रहना चाहिए, इसका भी जरा हाथ थौला रहना चाहिए। बहरहाल डैडी आप मामा के साथ ज्यादती कर रहे हैं। पिंकी बेटा, टॉलरेंस टॉलरेंस टॉलरेंस, कूल। आप भी रिलैक्स हो जाए। देखिए ना जरा क्या जंगी माहौल बना रहे हैं। वैसे जुनैद साहब अल्लाह को जान देनी है, सच तो यही है कि फुफ्फो जब भी इस घर में आती हैं तो मुझसे घर की बातें जरूर कुरेदती हैं। बताइए बताइए कर्नल साहब। क्या बात कुरेदी है भाई, बताओ जरा। यही पूछती हैं जी कि साहब महीने में कितना कमा लेते हैं, फ्रूट कितना आता है, गोश्त कितना आता है, बेगम साहब ने कितने सूट बनवाए हैं। हाँ तो इसमें कौन सी बुरी बात है भाई? मैं तो खुश होती हूँ कि भाई मेरे भाई की आमदन इतनी अच्छी है, खुश है वो। ये कौन सी चुगली वाली बात है? जुनैद साहब असल में तीली ऐसे ही लोग लगाते हैं। ये जो घर में मियाँ बीवी के अलावा लोग रह रहे होते हैं, बिल्कुल। असल बात तो ये है कि इनकी तरफ से कान बंद रखने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर इनकी बातों को सुनते रहेंगे तो या फिर इनको निकाल दें या घर में झगड़ा होगा। बिल्कुल ठीक कह रहा कदूस। इर्द गिर्द से बचना ही कमाल होता है, और ये मैंने जुनैद साहब शिकार से सीखा है। अच्छा। हाँ, एक वाकया सुनाऊं? जी जी दिल दहला देने वाला वाकया। जी जी। एडवेंचर। एक दफा मैं जंगल में खड़ा था, जुनैद साहब मेरी तरफ देखें आप। जी जी। एक शेर इधर से आया। अच्छा। माय गॉड, एक शेर इधर से आया, मैं दरमियान में। अच्छा। दोनों तरफ से शेर भागे और मैंने क्या किया? मैं इधर को भाग गया। तो इधर को क्यों भाग गए, पीछे को क्यों नहीं भागे? पीछे दरख्त पे एक बांदरी लड़की थी और बांदरी शेर से ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि बांदरी टपोसी मारती है, शेर टपोसी नहीं मार सकता। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा हजूर, आपने अपने गिरदोपेश अक्सर एक बात महसूस की होगी, अगर आप बातें महसूस करते हैं तो। अगर आप मेरी बातें महसूस तो नहीं करते? अच्छी सारे गोगेर गई नहीं है महसूस करना ले। अच्छा, महसूस ये की होगी कि हमारे माशरे में ये तफरीक बढ़ती नहीं जा रही, शहरी और पेंडू, मॉडर्न और पेंडू। अच्छा, पेंडू को हमने सिनोनिम बना लिया है, हम मानी या मतरादफ लफ्ज बना लिया है जहालत के। इतना बड़ा जुल्म है। पेंडू लफ्ज क्या है? कि इस शख्स का ताल्लुक गांव से है। भाई अगर मेरा ताल्लुक गांव से नहीं है तो मेरे बाप का ताल्लुक गांव से है, मेरे बाप का नहीं है तो मेरे दादा का ताल्लुक गांव से है। हम में से कितने लोग हैं जो गुलबर्ग में पैदा हुए हैं या अमेरिका में फिलाडेल्फिया में पैदा हुए हैं? बल्कि ये जो तगड़े तगड़ी जगहें हैं ना, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, डीएचए, इन जगहों के ऊपर खास तौर पे सारे पिंडों से ही लोग आए हुए हैं। क्योंकि पिंड के लोग जो हैं, जागीरदार जिम्मेदार लोग, उन्हीं के पास तो पैसा होता था। ज़राअत जिम्मेदारी ही तो सबसे बड़ा काम था इस पेशा था यहाँ का, है बल्कि अभी भी ज़राई मुल्क है हमारा, तो ज़ाहिर है ज्यादा पैसा तो जिम्मेदारों के पास। तुम पैसे को भी छोड़ो जुनैद, आपका तगड़े से तगड़ा अफसर जो है, ब्यूरोक्रेट जो है, पुलिस ऑफिसर जो है, वो सारे के सारे गांव से आए हुए हैं और वो फख्र महसूस करते हैं। लेकिन बाज दफा हम इस फख्र को किसी न किसी तरह से गहना देते हैं, हम उसको शर्मिंदगी में तब्दील कर देते हैं। वो पढ़े लिखे लोग तो फख्र करते हैं, असल जहालत तो उन लोगों की है ना जो ये कहते हैं कि यार ये पेंडू है, या अपने बारे में भी कहते हैं, या खुद भी वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो तालीम याफ्ता है ना, वो तो बड़े मतलब फख्र से बताते हैं कि मैं फलां गांव से हूं और मैं कल ये करता था, वो करता था, फलां करता था, और इसमें कोई तालीम का तो अमल दखल है ही नहीं है। खुशी से आप बताते हैं कि मैं गांव में रहता था, गांव की दोपहरों को याद करते हैं, गांव की मुटियारों को याद करते हैं, गांव की सड़कों को याद करते हैं, गांव के खानों को याद करते हैं, फख्र फील करते हैं जी। बहुत बेशुमार लोग ऐसे हैं। अच्छा, लेकिन पता प्रॉब्लम में क्या बताने लगा था, वो ये है कि जो ज्यादा ये तफरीक
کو بڑا کرتے ہیں نا, اس خلیج کو زیادہ بڑھا رہے ہیں, وہ جاہل لوگ ہی ہیں. وہ جاہل لوگ ہیں جو گاؤں سے آ کے شہروں میں آباد ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں گاؤں سے, لا تعلقی ظاہر کرتے ہیں گاؤں سے. وہ جاہل لوگ ہیں, یہ کام ان پڑھ لوگ زیادہ کرتے ہیں. صاحب پتا چل رہا ہوتا ہے آپ بچارے ہیں جو بویا تیرا پینڈو ہے یار, ایک ایرا پر یہ نہیں ہویا جو ماتا دو نہیں پرے ایک آرہ جو ماتا ہے پینڈو آدمی. بندہ پوچھو پینڈو ہے تو کیڑا ملائیشین بول رہا ہے, اور پوچھتے بھی واٹ از یور نیم یار, نیم. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پیار کرنے والی ہیں. اگر آپ یہ دیسی لہجے میں پینڈو نہیں کہوں گا, میں کہوں گا کہ چلو آپ اگر اپنے لہجے میں انگریزی بھی بولتے ہیں تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ فخر کرتے ہیں. میرا ایک دوست مجھے بتا رہا تھا, خود اس کی بڑی اچھی انگریزی ہے. میں نے اسے میں نے کہا یار میں تمہارے ایکسنٹ سے بڑا متاثر ہوں. کہتا ہے کبھی مجھ سے بھی پوچھو کہ میں کس کی انگریزی سے متاثر ہوں. میں نے کہا کس سے؟ کہنے لگا جی اعتزاز احسن صاحب سے. میں کہا وہ کیا, ان کی انگریزی میں کیا خاص بات ہے؟ کہتے وہ اس پہ کوئی پردہ نہیں ڈالتے, وہ اپنے ٹپکل لہجے میں انگریزی بولتے ہیں. اور واقعی صرف اعتزاز احسن صاحب ہی نہیں, ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اپنے مخصوص لہجے میں انگریزی بولتے ہیں, بڑے اچھے لگتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر ارشد چوہان صاحب میں دوست ہمارے بھائی ہیں, کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں گائنی کی. ایمان سے ان کو میں بولتا ہوا سنتا ہوں نا, مجھے اتنا پیار آتا ہے کہ یار یہ کیسا اوریجنل آدمی ہے, کیسا یہ جینین بندہ ہے. کوئی ان کو یہ نہیں ہے کہ بھائی میں کس طرح اپنے لہجے کو پینڈو بنایا ہوا ہے میں نے, نہیں. بھائی گاؤں کے لوگ ہیں اگر, اور وہ ان کا گاؤں سے اگر تعلق ہے تو ان کا اگر وہی لب و لہجہ ہے تو اس میں فخر ہونا چاہیے. جو لمحہ فکریہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ خلیج جو ہے نا یہ اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ رشتے ناطے کرنے میں, رشتے طے کرنے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے. لڑکے جو ہیں وہ فوری طور پہ فتویٰ صادر کر دیتے ہیں, اس لڑکی جو ہے یار اس کو موو نہیں کرنا آتا, تھوڑی پینڈو ہے. یا لڑکی یہ الزام لڑکے پہ لگا دیتی ہے, لڑکا پینڈو ہے. خدا کے لیے بس کرو یار, ہم سارے پینڈو ہیں, ہم 100% پینڈو ہیں. حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کے جو دیسی لوگ ہیں نا جی, اصل آپ کی رشتہ داری ہوتی وہ ہے. پینڈو اور شہری کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کو پردے میں نہ رکھیں, یا آپ کسی کے اندر کو اگر وہ پردے میں نہیں رکھ رہا تو اسے برا نہ سمجھے, اسے بلکہ کیوٹ سمجھیں, اس پہ فخر کریں, اس کو پیار کریں کہ یار یہ کتنا اوریجنل آدمی. یہ ہاسٹلز میں, کالجز میں اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ آپس میں تانے دیتے ہیں ٹیچرز کو. یار کئی لوگ میں نے یہ سنا ہے خود اسٹوڈنٹس کے منہ سے, وہ فلاں ہمارے ٹیچر ہیں وہ تو بالکل پینڈو ہی ہیں. پینڈو کیوں ہیں جی؟ وہ جی پنجابی بولتے ہیں کلاس میں, بس کر دے. خود ایسی انگریزی بول رہے ہوتے ہیں, if they will not come میں تنخواہ نہیں دینی. میرا مطلب ہے کہ اچھا یہ زیادہ پنجاب میں, ہاں پنجاب میں زیادہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ پنجاب کے لوگ جو ہے نا جی وہ اس احساس کمتری کا زیادہ شکار ہیں, کیونکہ گاؤں دیہات زیادہ پنجاب میں ہے نا, اسی لیے یہ مصیبت بھی ہمارے یہاں پھنس گئے ہوئے ہیں وہ بیچارے اس میں کہ مہمان آ رہے ہیں ان کے سامنے پنجابی نہیں بولنی بیٹے, تو بیٹا دل کرے بیچارہ اردو بول کے تے مہمانہ دا ہاسا کڈا دے. اگر یہ چاواں ہوتے روڑ جانا یہ ہو جائی اردو بولے, بلکہ آپ اما اور یہ ہو جی آگے اردو بولن یا انگریزی دا کوئی ہو جا لفظ بول جانا کہ جیتے نال رشتہ ہونا ہے نا اسے منڈے تے چار اڑ جانا. ایک بڑی مشہور بات ہے نا وہ تھیٹر کی, کہ وہ بڑی انگلش میں پوچھتے ہیں رکشے والے سے کتنے پیسے بنے. اچھا اس نے آگے سے کہہ دیا جی 150 روپیہ. انہیں تو میں 55 روپے دے کے آئی ہیں. یار تو پہلے ہی وہ تو اس طرح پوچھ لے پیسے, تو تینوں 150 دسے بھی نا. جی تو سیدھا سادہ پوچھے نا کہ پر آگے نے پیسے بنے تو دسے ہی 55. میں ایمان سے ایک بڑا مزہ لیتا ہوں, وہ اپنا نعیم کشمیری ہے نا جی, وہ بھابھی گئی نا وہ شاپنگ کے لیے. بڑا اس کا کیسا منہ ہے بتاؤ نا. نہیں وہ تو بیچارہ نہیں بتاؤ یار یہ کیا بات ہے, میرے دوستوں کو تم کہتے ہو طوطے جیسا ہے فلاں جیسا ہے, بتاؤ نعیم کشمیری کا منہ کیسا ہے, پھر بات سنوں گا. یار بیچارہ ہونتے ہوئے دور ہی بمار بتخا لگن لگتے ہونتے نا نو کچھ کہو. میں بڑا مزہ لیا, میں نے بھابھی چلی شاپنگ کے لیے, میں اس کے گھر بیٹھا ہوا تو اس کو کہتا ہے گال سن اردو نہ کبھی کہ وہ والا تھان اتارے.
ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਵੀ ਕਿ ਭਰਾ नीला थान ला तो फिर सही रेट लाए गए थे। अच्छा उस वक्त तो मैं हंस पड़ा, मगर मैंने बाद में सोचा कि ये बिल्कुल ठीक है। ये साइकी है इंसान की। जब दुकानदार को ये पता चलेगा कि ये बनावटी औरत है, हाँ जी, तो वो फिर सोच लेगा कि ये इसे अपने बनने संवरने के लिए किसी भी हद तक कीमत को वो रेट भी बनौटी लगाएगा फिर। और अगर वो देसी अंदाज में, सीधे ओरिजिनल अंदाज में पूछेगी कपड़े का रेट, हाँ जी। तो बंदा भी सोचेगा कि भाई ये ओरिजिनल जी खातून है, नू सही दसने पैने ने। हाँ। लाजमने दा भरा जेड़ा गड्डी च बैठा है ना, उन्हें डिग्गी च डंडा भी रखे। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये कौन सा है जी? भाईजान, ये प्रैंकस्टर हैं, ये प्रैंक करते हैं। प्रैंक आमतौर पे कहा जाता है शरारत को, हाँ जी। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में प्रैंकस्टर उन लोगों को कहा जाता है जो मुख्तलिफ रूप धार के या मुख्तलिफ सिचुएशंस क्रिएट करके शरारत करते हैं। और इनका दावा ये है कि हम ये बहुत बड़ी सोशल सर्विस करते हैं, मुख्तलिफ मामलात पे अवेयरनेस देते हैं। और सर जी, अवाम डिप्रेस है, उनको खुश करने के लिए सब कुछ करते हैं, तो इसमें कौन सा गुनाह कर लिया है सर? अरे भाई बात सुनो, लोगों को खुश करने के लिए अखलाकियात का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है। ये शरारत नहीं है, आप बेहूदगी करते हो। जिनके साथ प्रैंक करते हो ना, अगर उस हवाले से कोई कानून उनके लिए बन जाए तो तुम, मेरा ख्याल है, रोजाना 2-3 दफा कैद हो जाओ। तो सर जी, समाजी बुराइयों को उजागर करना कोई 2 नंबर काम ओ है? भाई 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 जरा ब्रेक लगाओ। समाजी बुराइयों को उजागर करने के लिए जालसाजी का सहारा लेते हैं। ये शो करते हैं अपने देखने वालों को कि हम ये इन रियलिटी हम ये इस मंजर से गुजर रहे हैं। हालांकि 99.9% ये जिन लोगों के साथ प्रैंक कर रहे होते हैं वो असल में इनके साथ मिले हुए होते हैं। ये सब कुछ जो कुछ दिखाते हैं ना, ये स्क्रिप्टेड होता है। और फिर जो हमारा लिविंग वे है, हमारे मुआशरे के अंदर जो इक़दार हैं, उनके हवाले से ये ऐसी ऐसी बेशर्मी हरकत करते हैं। खवातीन के साथ प्रैंक करना, हाँ जी। भाई आपको ये कौन हक देता है कि आप सड़क पे जाती हुई खातून के साथ आप प्रैंक करें, और इस तरह का प्रैंक के वो बेचारी को पता भी ना और वो चीखना शुरू कर दे अगर ये असल कर रहे होते हैं। हाँ जी। तो भाई आप क्यों उसकी वीडियो बनाएं? आप क्यों किसी खातून को पूछे बगैर या किसी आदमी को भी पूछे बगैर उसकी इज्जत पे या उसकी शर्म पे या उसकी हया पे आप हमलावर हों? या उसकी प्राइवेसी को इन्वेड करें, ये इजाजत नहीं। पूरी दुनिया में मेरे प्यारे भाई फेक प्रैंक्स की जाती हाँ हैं, जी। लेकिन जो ओरिजिनल होती हैं उसके बाद आप देखते हैं कि जिन लोगों के साथ प्रैंक किया जाता है वो खुश होते हैं, वो आखिर में वाकई स्माइल देते हैं, वो उस सिचुएशन को एंजॉय करते हैं। ये लोग तो दिल आजारी का बायस बनते हैं। मसला ये हो गया हुआ है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे बेशर्म लोग आ गए हैं, वो कहते हैं जी ये तो अब सारी दुनिया में होता है। हाँ जी। ये तो जी आप हकूक की तलफी कर रहे हैं, भाई ये तो अब आपको रोक नहीं भाई क्यों, क्या तकलीफ है आपको? अगर सारी दुनिया में शराब बिक रही है तो आप भी बेचना शुरू कर अच्छा, दें। प्रॉब्लम पता क्या है? जब तुम लोग जाली प्रैंक्स करते हो ना, तो तुम कहते हो कि जी ये तो ये फेक है, ये हमने ड्रामा स्टेज किया हुआ है, लेकिन तुम्हारा ड्रामा देख के कितने लोगों की हौसला अफजाई होती है वो ही एक्ट करने की सरेआम। और शौक है किसी दिन मुझसे करो प्रैंक, मैं तुम्हारे मुंह पे ऐसा प्रैंक मारूंगा तुम्हारे मुंह से 3-4 प्रैंक्स बाहर निकलेंगे। इसके साथ तुम यही प्रैंक करके दिखा दो कि प्लेट में 3 बिस्किट रखो, इसके सामने कर दो और फिर वापस खींच लो, खींच के दिखाओ, करो प्रैंक ये। और तुम मेरे से करो प्रैंक, मैं तुम्हें उल्टा डरा दूंगा। हाँ, इसके साथ करो प्रैंक, इसको कहो ना जरा कि आखिर लोग तुम्हारा चेहरा ही तो देखते हैं। देखो भाई, अगर आप इखलाकियात की हद में रह के ये प्रैंक करते ना तो आज ये कटहरे में ना खड़े हो। हाँ, यार मैं यही तो कह रहा हूं कि हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है, यहाँ पे कोई 80% लोग जो हैं वो ऐसे नहीं हैं कि उनकी इजाजत के बगैर आप उनकी बहन या बेटी या माँ को टेलीविजन के ऊपर दिखाना शुरू कर दें। और सर क्यों हमारी रोजी पे लात मार रहे हैं? हमें लाखों रुपया मिलता है सर इससे। हाँ, बस ये लाखों रुपया असल फसाद की जड़ है। जब ये लाखों रुपया देखते हैं ना कि सोशल मीडिया के जरिए इनको हासिल हो रहा है, फिर ये किसी हदूदों कयूद को नहीं देखते, सब कुछ ये रौंद देते हैं, फलांग जाते हैं। सबसे बड़ा जुल्म पता है ये क्या लोग करते हैं? क्या सर? हमेशा आप देखोगे कि ये गरीबों को टारगेट करते हैं, रेडी बान को, खांचा फरोश को। कभी किसी अमीर आदमी को टारगेट किया है तुमने? चपेड़े खानी है जी। वो एक बॉयज कॉलेज के सामने किसी ने किया है ना प्रैंक, उधर लड़कों ने इकट्ठे होकर उसका फिर वो प्रैंक किया है, वो प्रैंक किया है।
तौबा करा के उसको भेजिए। उन्होंने कहा फिर करोगे फिर तुम्हें मारेंगे। अच्छा, आम तौर पे ये जो मार खाते हैं ना, वो मार भी जाली होती है, वो भी पहले से तयशुदा होती है। वो सर चाहे तयशुदा हो, लेकिन सर चपेड़ तो चपेड़ ही होती है ना सर। सर इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आप लोग इतराज कर रहे हैं सर। और यही तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि मेहनत किसी जायज काम पे करो। हाँ जी। और भी 36 काम हैं जो बड़े बाइज्जत हैं, हया वाले हैं, शर्म वाले हैं, और किसी दूसरे को तकलीफ देने के बगैर भी तुम पैसा कमा सकते भाई हो। नजीजी आप दुनिया में देखें, हम इसीलिए तो और फिर पीछे- दुनिया कर, और यार इन दुनिया टीवी तो बाहर ले के आओ। यार भाई तुम कुकिंग का शो कर लो, अपने पाकिस्तान के खाने लोगों को दिखाओ, उसमें भी उतने ही बचत नहीं हो। यार, प्रैंक भी करें, लेकिन प्रैंक भी हदूद व कयूद में रह के मुहज़्ज़ब तरीके से लोगों को हंसाया भी जा सकता है। प्रैंक वाली सिचुएशन इन रियलिटी भी क्रिएट की जा सकती है, जिससे किसी की दिल आजारी ना हो। और फिर माड़े आदमी के साथ ही प्रैंक, ये कह रहे हैं ना तुम्हें करो इसके साथ प्रैंक, आओ फिर तुम्हारे प्रैंक निकाले ये। अरे देखो, कैमरे या खुफिया कैमरे तो अब इजाद हुए हैं ना। प्रैंक्स हमारे बचपन में भी होते थे, लेकिन वो खुश होने के लिए होते थे। और बड़े मासूम से होते थे। उस वक्त भी कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो खतरनाक प्रैंक भी करते थे, मगर उनको बुजुर्ग बाकायदा मारते थे, उनको मना करते थे। मेरा मतलब है कि इस्लाही पहलू जो है ना जी, वो साथ साथ जारी रहना चाहिए। हाँ जी। ये नहीं कह देना चाहिए कि जी अब सारी दुनिया पे हो रहा है इसलिए हम भी करें। अगर आइंदा तुमने किसी औरत के साथ प्रैंक किया ना, तो फिर मैं पूरी डब्बी लेता हूँ सिगरेटों की। यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, जब हम बदतहजीबियों का जिक्र करते हैं, और बल्कि बदतहजीबियों का क्या, जब हम खुश तहजीबियों का जिक्र करते हैं कहना चाहिए, तो हम बात करते हैं कि अपने घरों के बाहर घास जरूर लगानी चाहिए। अपने मोहल्लों में जो जगह खाली है, आपकी कॉलोनियों में जहाँ पे कचरे के ढेर पड़े हुए हैं, वहां पे आप कोशिश करें कि मिलजुल के कोई सब्जा उगाएं, कोई फूल लगाएं, कोई पौधे लगा दें, घास लगा दें, खूबसूरती बना दें मिलके। लेकिन इस ज़मन में कुछ बदतहजीबियां भी देखने में आती हैं। सबसे बड़ी, जब फलों का मौसम होता है, और ख़ास तौर पे जब ज़्यादातर फल जो हैं उनका मौसम आता है, तो आम तौर पे आप दो घरों में ये लड़ाई देखते हैं कि हमारा फल जो है वो आपके बच्चों ने उतार के खा लिया। हाँ। ये अब देखा जाए तो इस पे बहस तो हो सकती है कि वो कहेंगे जी वो खुद ही टूट के गिरा था, लेकिन बहरहाल चोरी भी किया जाता है फल। तो ये बदतहजीबी कम और मेरा ख्याल गुनाह ज्यादा है कि बगैर पूछे कोई चीज इस्तेमाल कर ली जाए, जामुन का, आम का, अंगूर का, कोई भी। ये जो बात है ना जी कि वो उनका तोड़ना या खाना फ्रूट का बनता था कि नहीं, ये हर इंसान को अपने इनर में पता होता है। वाह। हर इंसान का इनर उसकी चोरी या ईमानदारी बता रहा होता है। ये आपको ये अंदर से भी जरूर पूछना चाहिए, सब करे ना करे, अपने अंदर से बात कर लेनी चाहिए। वो वाकई बात ठीक है गौरी की कि एक्सेप्ट करे ना करे वो अलग बात। अच्छा, इसके साथ ये भी मैं कहूंगा कि कुछ लोग किसी के घर मेहमान जाते हैं, उनके घर में अगर कोई फ्रूट का दरख्त लगा हुआ है, तो बगैर इजाजत के भाई आप क्यों फ्रूट तोड़ना शुरू हो गए? बिल्कुल। एक तो चलो उन्होंने तुहानू अंदर बाढ़ लिया है, उन्होंने गलती सही, मेरी गलती है, मैं गलत हूं। आखिरी दफा इजाजत दी है उन्होंने आपको। तो फिर जाती उस दरख्त को झंझोड़ना। हाँ। और आप ये देख लें कि वो शायद खुद भी अभी नहीं उतार रहे, फल तैयार नहीं है। वैसे भी अपने घर के फल जो होते हैं ना, वो पेट भरने के लिए नहीं होते, पेट भर के खाने के लिए नहीं, एक सौगात होती है कि मेरे अपने घर के लिए, वो चाहे 2 अमरूद ही क्यों ना हो, इंसान वो ये सोच के यार ये मेरे अपने घर के लगे हुए आम है, अमरूद है, उसमें एक इंसान का उसके साथ, उस फल के साथ या उस दरख्त के साथ एक अटैचमेंट होती है। एक तो वक्त से पहले तुम तोड़ रहे हो फल है नहीं दरख्त से, और ऊपर से कह रहे ये तो खट्टे हैं। अब बिल्कुल ठीक है, चलो तोड़ ही ले आते, यही कह दे जी मिठा है, तुम ये कहना चाह रहे हो। देखो, एक और बागबानी की बात तहजीबी भी मैं इधर कहता चलूं कि आप किसी के घर गए हैं तो आपको कोई अगर पौधा अच्छा लगा है, कोई फूल अच्छा लगा है, एक तो उसको मत छेड़ें, उसको तोड़े ना, हाँ जी। उसको वहीं लगा रहने दें, ये जहन में रखे कि वो वहीं खूबसूरत लग रहा है। दूसरी बात, कई ऐसे भी मैंने खोचल लोग देखे हैं कि वो उसकी तारीफ इतनी क्यों करते हैं
ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਅਗਲਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कढ़ा के उन्हें गमले च लुआ के दे देता हूं। अच्छा अगर वो इस नहज पे नहीं पहुंच रहा तो फिर ये पूछेंगे ये कहां से लिया था आपने, कहां से ये मिल जाएगा। अगर वो उसने बता दिया कि फलां जगह से मिल जाएगा और अच्छा कितने का मिला था, अगर वो बेचारा बदीद हो के ये भी बता दे कि कितने का मिला था, मैंने नहीं देना, तो फिर अखीर क्या ही दे देने। फिर इस तरह करो तुम दूसरा मंगवा लेना, ये मुझे निकलवा दो। अच्छा आखिरकार अगर वो इनकार ही कर दे तो फिर ये भी इतराज कर देने ਹੁਣ ਅਸੀਂ पौधे वर्गे भी नहीं। गोगे से मुझे याद है, अभी हम बता रहे थे ना कि एक घर का फल दूसरे में जा गिरे। गोगा जानबूझ के दानिस्ता तौर पे अपने घर के बाहर वाले हिस्से में दरख्त के नीचे सोता है मुंह खोल के। यार चोरी का इल्जाम भी नहीं लगेगा, आप फिर डिग्गी यार डॉक्टर सलीम साहब ने तुम्हें मैस कम्युनिकेशन की मास्टर्स डिग्री दिलवाई है और तुम्हारी रिसर्च सारी गोगे पे। यार ये भी मैस कॉम है, ये मैस कॉम में आता है। ओके गुड। पूछ के खाना चाहिए ना वैसे। पूछ के। गोगा एक जगह गया है, इसने पूछ के नहीं खाया आलू बुखारा। अच्छा। बस वो रफड़ हो गया फिर। अब बताओ इसने भी मैस कॉम किया हुआ। यार सारे मैंने मैस कॉम ये इकट्ठे कर लिए। ये मैं बताने लगा था बदतहजीबी के सुबह सुबह कुछ लोगों का ये शुगल है। जी जी। और अच्छी बात है कि वो मसवाक करते हैं और मगर वो मसवाक कहीं से खरीद के नहीं करते, वो अपने मोहल्ले के ही किसी दरख्त से मसवाक उतारते हैं। और फिर वो ये भी नहीं करते कि उसके लिए अपना कोई दरख्त उगा लें। वो देख रहे होते हैं कि हुण केड़े भाई साहब दा दरख्त जेड़ा ओदे तो मसवाक लाते हैं। बगैर आप अगर पूछे या बगैर किसी की इजाजत से बाहर से गुजरते हुए किसी के दरख्त से टहनी तोड़ के उसकी मसवाक बना के करेंगे तो याद रखें कि उसका वो सवाब नहीं मिलेगा, आपको गुनाह मिलेगा। फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे होते हैं निमाजी हजरात और वो तबसरा आपस में कर रहे होते हैं, यार बूटा वेखे यदि कलियां दी खुशबू, और रुक के कलियां तोड़ के तो झोलियां भर रहे होते, चोरी कर रहे हो बाबा। वापसी थे बाबूजी, वापसी ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਡੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਚ ਪਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਗਰ ਭਰਜਾਈ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਮਾਲ ਸਲਾਮੀ ਦੀ तो ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਤਰੇ। अच्छा अब तुम बागबानी की बदतहजीबियां छेड़ बैठे हो। जो सबसे बड़ी बदतहजीबियां ना इस हवाले से वो ये है कि आप अपने घर के बाहर कोई ऐसा पौधा या दरख्त लगाएं जो आने जाने वालों के लिए या ट्रैफिक के लिए रुकावट का बायस बने, वो व्यू रोक दे। खास तौर पे जो कॉर्नर वाले घर या प्लॉट या कोठियां होती हैं ना, जब कॉर्नर पे लगाते हैं तो जो मोड़ है ना वो ब्लाइंड हो जाता है, आने जाने वाले को पता नहीं चलता। वो 4 फुट आगे गया, आपके लिए वो बहुत खूबसूरत है, चाहे वो फलदार या फूलदार हो, लेकिन आप कहते हैं जी क्या कमाल पौधा है, क्या खूबसूरत दरख्त है, लेकिन वो ट्रैफिक के लिए अजाब साबित हो रहा होता है। अच्छा जी एक और बात तहजीबी ये है कि आप अपनी चारदीवारी के साथ कोई ऐसा दरख्त लगा लें जी जिसका फल ऐसा हो जो साथ वालों के सेहन में या लॉन में भी गिर रहा हो और उनके लॉन को या उनके गैराज को या उनके फर्श को गंदा कर रहा हो, ये भी बात तहजीबी है। उसमें खास तौर पे जामनू का दरख्त आता है, आजकल जामनू का सीजन शुरू हो रहा है ना जी, तो अक्सर लोगों ने जामनू ऐसी जगह पे लगाया होता है, यार लाया तुसी अपने वास्ते वे नालदियां नू की सी आपा कि उन्हां दा सारा फर्श तुसां जामनू कीता है। नाज़रीन ये था आज का हस्बे-हाल और आज की पुरमगज़ बात ये कि बेगम की हर मिस कॉल के जवाब में वापस कॉल करना ज़रूरी नहीं होता। अक्सर औकात बीवियां इसलिए कॉल करती हैं ताकि देख सकें कि आपका नंबर कहीं और तो नहीं मसरूफ। खुश रहे, खुश बीती। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।